जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कुछ समय पहले ही एग्ज़ाम्स की डेट शीट नियुक्त कर दी गई है। तो इस रिगार्डिंग जो 10th और 12th क्लास के एग्जामिनेशंस होते हैं उन पे स्टूडेंट्स का क्या प्रेशर पड़ता है और रिगार्डिंग उनके आइए हम जानते हैं, कुछ स्टूडेंट्स से बात करते हैं कि उनकी क्या तकनीक रहती है इस प्रेशर को हैंडल करने की। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रूपाली भान है। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं +2 मेडिकल में हूँ। ओके। जैसे कि आपको पता है सीबीएसई के जो डेट शीट आ चुके हैं, कुछ हफ्ते रह गए, तो आपकी क्या तैयारी है उसको लेके? जी तैयारी तो पूरी है, हम 2 साल से इसके लिए तैयार कर रहे हैं और हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम अपना 100% दें और अपने पेरेंट्स का और अपने स्कूल का और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। तो एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो प्रेशर पड़ता है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो उस वो कैसे आप हैंडल करते हैं? जी मेरा ये मानना है कि प्रेशर हमें काफ़ी हद तक हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। वही प्रेशर हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन सकता है अगर हम उसे राइट डायरेक्शन में लें और उसी से हम बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। हमें बस अपने मन को समझाना है और बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करनी है। क्या आप एक्स्ट्रा कोचिंग लेते हैं सिलेबस के छोड़ के? कोई एक्स्ट्रा एंट्रेंस कोचिंग भी लेते हैं आप? जी शिमला से कोचिंग लेती हूँ और ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आज के दौर में हम जानते हैं कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया और उसके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग काफ़ी ज़रूरी है। तो आप कैसे दोनों को हैंडल करते हैं टाइम पीरियड के रिगार्डिंग? जी दोनों को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हम दोनों को साथ लेके चलें और दोनों को एक दूसरे की हेल्प करके लेके चलें तो काफ़ी आसान होता है। आप बताइए कि आप जैसे कि सीबीएसई के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, कुछ ही हफ्ते बचे हैं सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपकी क्या तैयारी है सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए? देखिए तैयारी हम बार बार रिवीजन करके करते हैं, इस इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेते हैं और जो कुछ स्कूल में पढ़ाया होता है वो नोट्स प्रिपेयर करके फिर बार बार रिवाइज करके ऐसे ही हम तैयारी करते हैं उसकी बोर्ड एग्जामिनेशन की। और इंस्टीट्यूशन की हेल्प होती है और मेन बात है कि कंसेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए तब। जैसे कि एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग काफ़ी प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर भी, स्टूडेंट्स के ऊपर भी और पेरेंट्स के ऊपर भी। आप स्टूडेंट हैं तो आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर तो होता ही है, पर मतलब हमें ये देखना पड़ता है कि हमें क्या पढ़ना है और मतलब मतलब हम प्लानिंग से पढ़ते हैं, मतलब प्लान करके कि एक चैप्टर एक दिन में करना है या दो चैप्टर करने हैं, तो उस हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो आपकी एक पर्टिकुलर प्लानिंग रहती है हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, हाँ जी। तो वो आप कैसे हैंडल कर लेते हैं उसको टाइम के रिगार्डिंग? टाइम के रिगार्डिंग ऐसे कि हम मैनेज करते कि किसी दिन हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, रात को पढ़ लेते हैं, किसी दिन सुबह जल्दी उठ के, तो मतलब वो अपने पे डिपेंड करता है कि कैसी कंपैटिबिलिटी है, कब अपनी कंसंट्रेशन बनती है कब नहीं बनती। क्या आप एंट्रेंस की कोचिंग भी लेते हैं कहीं से? जी। तो एंट्रेंस और जो सिलेबस है आपका, तो उसके जो प्रेशर पड़ता है, डबल प्रेशर पड़ता है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? तो डबल प्रेशर होता तो है, पर मतलब पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर इंस्टीट्यूशंस की हेल्प ले लेते हैं, मतलब थोड़ा हाई लेवल पढ़ लेते हैं बस ऐसे ही। दीपाली जी, आप हमें बताइए कि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, कुछ ही हफ्ते बचे एग्ज़ाम्स को लेके, तो आपकी क्या तैयारी चल रही है एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग? एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग तैयारी चल रही है क्योंकि रिवीजन हमें रेगुलर रखना पड़ेगा अगर हमें एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है। बिकॉज़ अगर हमारा रिवीजन रेगुलर नहीं है तो अगर हम एंड मोमेंट पे पढ़ेंगे तो फिर एग्ज़ाम्स में स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आपका काफ़ी प्रेशर पड़ता है, आपके ऊपर पड़ता है, आपके पेरेंट्स के ऊपर पड़ता है, तो कैसे आप उस प्रेशर को हैंडल करते हैं? प्रेशर आज सच कुछ नहीं है। अगर किसी ने पहले से पढ़ा होगा कुछ तो उसके लिए एंड मोमेंट पे कोई प्रेशर नहीं होगा, तो हम बहुत कामली लेंगे तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप हमें बताएंगे कि जो आजकल एग्ज़ाम सीबीएसई जैसे डेट से निकाला है, आप एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम्स के लिए आपकी क्या तैयारी चल रही है? एग्ज़ाम्स के लिए प्री प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट लीव एवरीथिंग फॉर द लास्ट मोमेंट, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे रहकर सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा और रिजल्ट कुछ भी नहीं आते। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रेगुलरली प्रैक्टिस योर सिलेबस एंड आई थिंक दैट्स वेरी मच यूजफुल फॉर अस। तो एग्ज़ाम्स का जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो आपके ऊपर ही प्रेशर आता है, तो आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर टाइम मैनेज नहीं होता तब प्रेशर पड़ता है कि यू हैव सो मच टू डू बट यू डोंट हैव टाइम। मतलब तुम अपना सारा टाइम ऐसे वेस्ट कर देते हो, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम अपना एक स्केड्यूल बनाओ एंड यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आप इसको छोड़ के आप कोई एंट्रेंस कोचिंग लेते हैं, यस तो आप टाइम के रिगार्डिंग उसको कैसे मैनेज करते हैं दोनों? इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग हाइप करते हैं कि कोचिंग क्लासेस मैनेज नहीं हो पाती। इट्स वेरी इजी, इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन। अगर आपको सच में स्कोर करना है, यू रियली वांट टू एक्सेल इन योर फील्ड, देन यू कैन मैनेज बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम। सर आप हमें बताइए, आप इंस्टीट्यूशन के हेड है सर, आप प्रोफेसर भी है, तो सर आप
कैसे हैंडल करते हैं कि जब हर साल 13 लाख से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा कैसे बच्चों को टॉप लिस्ट में देखते हैं? देखिए +2 का बहुत ज़्यादा बच्चे हर साल अपीयर होते हैं, लेकिन शिमला से इतने नहीं हैं। पर शिमला के ज़्यादातर जो +2 के बच्चे हैं हमारे पास ही हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है। बच्चों का करियर है, बच्चे टेंशन में रहते हैं इस टाइम के, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। पेरेंट्स ने बहुत विश्वास करके हमारे पास बच्चों को भेजा होता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि आपने कहा कि अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो प्रेशर स्टूडेंट्स पे काफ़ी पड़ता है, उनको टेंशन काफ़ी होती है एग्ज़ाम की। तो उस टेंशन की आप कैसे हेल्प करते हैं, उस टेंशन को कम करने के लिए बच्चों के लिए? इस टाइम अभी तो लास्ट एक लैब आप समझिए 1-1.5 महीने का टाइम होता है। इसमें बहुत प्लानिंग से हमें चलना पड़ता है कि एक दिन में कितने चैप्टर फिनिश करवाने हैं। बच्चे से सुनने भी हैं, उसकी तैयारी भी हमें देखनी है कि उसकी तैयारी साथ साथ में हो रही है कि नहीं हो रही है। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी, तो वो सारा एक प्लान तरीका होता है। हमारे अपने एक नोट्स बने होते हैं, तो वो नोट्स बच्चों को दिए जाते हैं। साथ में क्लासेस में भी वो समझाया जाता है किस तरीके से तैयारी करनी है। तो मतलब सर आप कम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम्स और सिलेबस के रिगार्डिंग दोनों चीज़ें पढ़ाते हैं सर, दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स को करते, तो आप कैसे उस टाइम पीरियड के द्वारा उसको मैनेज करते हैं सर आप? देखिए ताकि स्टूडेंट्स पे प्रेशर ना पड़े। राइट, अभी तो खैर ये लास्ट लैब में इसमें तो 1-1.5 महीने का टाइम होता है, पर अभी जो +2 के बच्चे हैं वो हमारे पास ज्वाइन करते हैं 15 मार्च एवरी ईयर। तो इसका मतलब पूरे साल से ही +2 के बच्चे हमारे पास हैं। सो पूरे साल में ऑलरेडी हम एक बार सिलेबस इनको करवा चुके हैं, और अभी दूसरा इस सेकेंड लैब में हम इनके रिवीजन करवाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो शॉर्टकट हैं वो इनको दिए जाते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करवाए जाते हैं, तो ताकि सर उनकी टेंशन कम की जा सके। जो एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, जो एग्ज़ाम में सर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम सर सीबीएसई एग्ज़ाम्स की बात करें तो वो मैक्सिमम एक्सटर्नल बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या आप सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को क्या स्टडी करने के लिए? देखिए एक्सटर्नल का मतलब ये है कि एनसीईआरटी सिलेबस है ना, तो सीबीएसई का जो सिलेबस है, तो उससे बाहर तो कुछ नहीं होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो उसके लिए हेल्प बुक्स और भी रेफरेंस बुक्स और हैं, तो वो बच्चों को सजेस्ट भी की जाती हैं, और उसमें से बच्चे करते भी। साथ में हमारा अपना एक स्टडी मटेरियल बना हुआ है, वो बच्चों को दिया जाता है, ताकि उसमें से मतलब करके वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपका निकाल पाते हैं आराम से। सर आप प्रोफेसर भी यहाँ पे सर, आप हमें बताइए कि सर पर ईयर 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं सीबीएसई एग्ज़ाम्स पे, तो आप कैसे चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स टॉप कर सके? एक्चुअली उनके कॉम्पिटिटिव के लिए हम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर मैं कॉम्पिटिटिव की बात नहीं कर सर, मैं कह रहा हूँ कि जो उनका एग्ज़ाम्स है, नॉट कॉम्पिटिटिव, नॉट एंट्रेंस, जस्ट सर एग्ज़ाम्स, तो कैसे हैंडल करते हैं आप? हमारे यहाँ जब भी कोई बच्चा आता है, ऐसा नहीं है कि हम उसको कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला हम जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है किसी भी बच्चे के लिए +2 करने के लिए या बोर्ड एग्ज़ाम, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सबसे पहला हम उनको बेसिक करवाते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा एक्सेल करना चाहते हैं, उनको फिर हम कॉम्पिटिटिव की कोचिंग देते हैं। इट्स नॉट लाइक दिस कि सारा कॉम्पिटिटिव ही बैचेज होते हैं। तो सर आजकल सीबीएसई के एग्ज़ाम जैसे डेट शीट आ चुकी है, तो स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ जाता है, काफ़ी टेंशन होती है, तो कैसे आप उसको हैंडल करते हैं कि स्टूडेंट्स को टेंशन ना हो और एग्ज़ाम में टॉप कर सके? अभी जितने भी आजकल बच्चे हैं, सारे बच्चे तैयारियों में व्यस्त हैं। हम उनको सिर्फ शॉर्टकट टिप्स बता रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उनको इस 11th हार में छोड़नी चाहिए और किन चीज़ों पर उनको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो आजकल हमारे जितने भी बैचेज़ हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस है, कॉम्पिटिटिव बैचेज़ नहीं है। इसलिए हम उनको शॉर्टकट दे रहे हैं कि किस तरह से अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करना है, ये आजकल चल रहा है। सर जैसे कि आपने कहा कि आप एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं और सिलेबस रिगार्डिंग में पढ़ाते हैं, सर आप कैसे टाइम पीरियड में इन दोनों को हैंडल किया जाता है, आप कैसे कर पाते हैं इनको? हम लोग पहले क्या करते हैं कि जब बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको बेसिक से उठाते हैं, फिर जब हमें पता लगता है कि इस बच्चे में कुछ ज़्यादा करने की है तो उसको हम कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार करते हैं। हर बच्चा ही कॉम्पिटिटिव भी नहीं कर पाता है, सबसे पहली प्रायोरिटी बोर्ड एग्ज़ाम्स रहती है, तो हम पहले उसको बोर्ड्स के लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव पर फोकस करवाते हैं। सर जैसे कि आपको पता है सर, जो सीबीएसई एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चंस काफ़ी हल्के से डिफिकल्ट आते हैं, तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं क्या स्टूडेंट्स के लिए कि वो अच्छा कर सके स्कोर उसमें? देखो, एक तो ये है कि साइंसेज में ज़्यादा से ज़्यादा रिटन वर्क रखें, रिवीजन ऐसे ना करें कि ओरल रिवीजन करें। हमेशा कुछ भी करना है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो मैथ है, जब तक वो उसको लिखेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है।
और जहाँ पे कुछ ऐसे थ्रस्ट एरियाज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको बार बार उनको रिवाइज करना चाहिए। रिवीजन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फोकस उनको नई चीज़ों के बजाय रिवीजन पर रखना चाहिए। बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको समझना है और वो वेक्टर करने के बाद आपको है। तो कल हमने कर लिया था ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो आज ये लॉ करने के बाद हम बोल पाएंगे कि एडिशन हमारी आज कंप्लीट हुई। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में we have two vectors. क्या बताया था बेटा आप लोगों को? एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स व्हेन द वेक्टर आर जॉइंट टेल टू टेल। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि हम यहाँ ऐसा कोई परेशानी नहीं है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया एंड द डायगोनल। तो क्या ये ट्रायंगल लॉ से अलग हुआ? बिल्कुल। देखिए वेक्टर क्या है? वेक्टर्स आर डिस्प्लेसेबल। अगर इस वेक्टर को मैं यहाँ से यहाँ, यू कैन सी दिस बिकम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टू वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर एंड दिस वन इज। तो आप ट्रायंगल लॉ के हिसाब से बोलो या पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से बोलो। क्या समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हो? बेटा जी कल हमने किया था ट्रायंगल लॉ और ट्रायंगल लॉ लिखें शाबाश। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। If two vectors can be represented by two sides of a parallelogram, चार साइड होती है ना, by two adjacent sides of तो अब हमारे साथ है जाने माने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर इशिता। आप हमें बताइए, जैसे कि अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि उनको ये प्रेशर कैसे हैंडल करना चाहिए? बेसिकली आजकल क्या हो रहा है कि पेरेंट्स का बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस है उनके बच्चों के साथ। सो समवेयर बच्चों को ये देखना है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस जो होती है उसको डील कैसे करना है, और होता है रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। अभी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई बच्चा है वो 70% मार्क्स स्कोर करता है, पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 महीने की जो ब्रेक आती है विंटर ब्रेक, उसमें वो 90% स्कोरर हो जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो अनरियलिस्टिक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक रियलिस्टिक गोल अपने लिए सेट करें, और टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम्स के टाइम पे जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होता है, तो पेरेंट्स को कैसा बिहेवियर रखना चाहिए स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के टाइम पे? पेरेंट्स का बच्चों के लिए सपोर्टिव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे को प्रेशराइज करेंगे, आपको देखना है कि स्ट्रेस और बढ़ता है, वो कम नहीं होगा। एक कॉर्डियल फैमिली एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें नॉट ओनली आप सिर्फ पढ़ाई का ध्यान ना रखिए, आप बच्चे का न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा ढंग से स्लीप ले रहा है, तो आप बच्चे को ये नहीं करें कि पढ़ाई पढ़ाई हर टाइम करो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा पढ़ाई के साथ रिक्रिएशन भी करे। अगर बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है तो एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स वो रिक्रिएशन में भी दे रहा है, चाहे बेशक एग्जाम 1 महीना दूर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैम जो कोचिंग क्लासेस है, ट्यूशन क्लासेस स्टूडेंट्स जाते हैं, तो उनका भी एक अलग प्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर आ जाता है, तो उस प्रेशर को वो कैसे मैनेज कर सके एज पर टाइम? सो बेसिकली क्या होता है, तो कोचिंग क्लासेस का टेन्योर क्या है वो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, फिर आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिलेबस को आपने किस तरह से डिवाइड किया है, कोचिंग क्लास में क्या क्या चल रहा है, उसको आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं ये बोलती हूँ कोचिंग क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट दी ओनली थिंग, राइट। आपको पूरे साल आप कैसे पढ़े वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत मैटर करता है। सिर्फ 2 महीने की कोचिंग क्लास वो नॉट मेक अ वेरी मच डिफरेंस। अगर आप साल भर नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत ही कम स्ट्रेस लेकर कुछ इस तरह का करिए कि आप मैनेज करिए, कोचिंग क्लास मैनेज कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं हो सकता आप कोचिंग क्लास में जा रहे हो और आप एकदम से कुछ सीख लेंगे, नॉट पॉसिबल। कोचिंग क्लास से आप घर आएँ, आप रिविजन करें और ढंग से सेल्फ स्टडी करें। ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी पे दें, रादर देन आपको कुछ बढ़ा रहा है आप खुद पढ़ें, तो आप ज़्यादा ईजिली पढ़ सकेंगे और मेमोराइज कर सकेंगे। मुझे बच्चों में ये प्रॉब्लम दिखता है, बच्चे कहते हैं कि हमें लर्न नहीं होता कुछ भी। वो कहते हैं कि हमें शायद मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम है, मेमोरी हमारी वीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है आप चीज़ें को लर्न कैसे कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च में ये बताया गया है कि अगर आप विजुअली कुछ चीज़ लर्न करते हैं देख के, तो सबसे कम आपकी रिटेंशन होती है, मतलब सबसे कम आपको मेमोराइज होता है। अगर आप ऑडिटरी के तरीके से अगर आप लर्न करते हैं, मतलब सुन के,
जैसे हम ज़ोर से पढ़ाई करते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा लर्न होता है। जो सबसे ज़्यादा मेमोराइज होता है और ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो हमारा फीड हो जाता है वो तब फीड होता है अगर आप उसे समझ के करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सिमेंटिकली, दैट मीन्स मीनिंग समझना उस चीज़ का जो आप पढ़ रहे हैं। अगर आप अभी एक पैराग्राफ लेते हैं उसका मीनिंग समझते हैं तो आपको वो ईयर्स लॉन्ग याद रहेगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका आप मीनिंग समझें और उसे रिटेन करें और आपको वो फॉर श्योर याद रहेगा।